नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं जया। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। अनुदानित कृषि यंत्रों के मूल्य विचलन पर होगा समीक्षा के बाद निर्णय। कृषि विभाग के अगले वित्तीय वर्ष में गैर योजना मद के खर्च में होगी वृद्धि। स्वीविधि से गेहूं की खेती में करें खरपतवार नियंत्रण। अब समाचार विस्तार से। संरक्षण निदेशालय झारखंड रांची के कार्यालय आदेश के आलोक में कृषकों को अनुदानित दर पर सूचीबद्ध निर्माता और अधिकृत विक्रेताओं के माध्यम से कृषि यंत्र उपलब्ध कराया जा रहा है। इस कार्यालय आदेश में ये भी प्रावधान है कि यदि कृषि यंत्रों की विक्रय दर में वृद्धि या कमी होती है तो समीक्षा के बाद कीमत के संबंध में आवश्यक निर्णय लिया जाएगा। कृषि मंत्रालय, भारत सरकार और केंद्रीय एकीकृत नाशीजीव प्रबंध केंद्र रांची के संयुक्त तत्वावधान में चलाए जा रहे 30 दिवसीय दीर्घकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत बेड़ो और इटकी प्रखंड के कई गांवों के किसानों को नाशीजीव प्रबंधन का विभिन्न तकनीकों का प्रशिक्षण दिया गया। स्वीविधि से की जा रही गेहूं की खेती से बेहतर उपज पाने के लिए किसान खरपतवार नियंत्रण पर विशेष ध्यान दें। इसके लिए कृषि उपकरण ग्रबर और ड्राईलैंड वीडर की मदद से घास उखाड़कर खेत में ही गाड़ दें। अपने हाथों से घास निकालने की तुलना में इन उपकरणों का इस्तेमाल करना ज्यादा फायदेमंद साबित होता है। स्वीविधि गेहूं की खेती की एक तकनीक है और इस विधि में खेतों की जुताई नहीं होती, सीधे गेहूं के बीजों की बुआई होती है। कृषि वैज्ञानिकों का मानना है कि स्वीविधि से की जा रही गेहूं की खेती में खरपतवार नियंत्रण के लिए पारंपरिक तरीकों के बनिस्पत कृषि उपकरण ग्रबर और ड्राईलैंड वीडर का इस्तेमाल ज्यादा फायदेमंद है। किसान भाइयों को जो मैंने स्वीविधि में बताया कि ग्रबर या ड्राईलैंड वीडर द्वारा उसमें क्रिस क्रॉस मैनर में स्वीविधि में दोनों तरफ से चलाते हुए खरपतवार को खेत के अंदर ही दबा देना होता है। ये ग्रबर 5 दांतों वाला इम्प्लीमेंट है जो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में उपलब्ध है। इसको आप ले सकते हैं स्वीविधि में खेती करने के लिए और इसको क्रिस क्रॉस मैनर में स्वीविधि में इस्तेमाल करना जरूरी है, क्योंकि अगर आप हाथ से खरपतवार का नियंत्रण करते हैं तो उसमें जड़ का उतना अच्छा विकास नहीं होगा। ग्रबर में हम चाहते हैं कि जड़ को हल्का सा हम डिस्टर्ब करें ताकि जड़ का अच्छा से अच्छा विकास हो सके। कद्दू के गर्मा फसल से बेहतर उपज पाने के लिए जनवरी से फरवरी तक बुआई कर देनी चाहिए। कद्दू के बेहतर उत्पादन के लिए पूसा मंजरी, पूसा नवीन, ढोली सफेद और अर्का बहार नामक उन्नत प्रभेद लगाएं। इसकी उत्पादन क्षमता 150 से 200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। जो किसान गर्मा फसल के रूप में कद्दू की खेती करना चाहते हैं वो जनवरी से फरवरी तक बुआई का काम जरूर पूरा कर लें। खेत में प्रति थाला 3 से 5 पुष्ट बीज सीधे बोएं, जिसकी दूरी 2.5 से 3 मीटर हो। साथ ही 5 से 7 दिनों पर पटवन भी करते रहें। कद्दू की गर्मा खेती से अधिकाधिक उपज प्राप्त करने के लिए कद्दू के उन्नत प्रभेद ढोली सफेद, अर्का बहार, पूसा नवीन और पूसा मंजरी लगाएं। इसकी उपज क्षमता 150 से 200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। वर्मी ट्रेटावेट चौकोर आकार का प्लास्टिक निर्मित संरचना होता है जिसमें केचुआ खाद तैयार किया जाता है। प्लास्टिक से बना होने के कारण इसकी खासियत होती है कि इसे मोड़कर रखा जा सकता है और अपनी इच्छानुसार किसी दूसरे जगह भी लगाया जा सकता है। आज कृषि उत्पादों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए जैविक खादों के इस्तेमाल पर जोर दिया जा रहा है। वर्मी कंपोस्ट यानी केचुआ खाद जैविक खादों में सबसे खास है। किसान वर्मी कंपोस्ट तैयार करने के लिए वर्मी टेट्राबेड का इस्तेमाल कर सकते हैं। वर्मी टेट्राबेड प्लास्टिक निर्मित चौकोर आकार का हौजनुमा संरचना होता है जिसमें केचुआ पालन के लिए तमाम आवश्यक सामग्री सहित केचुआ डाल दिया जाता है। ईंट और गारा से बना पक्का हौज के बनिस्पत यह संरचना ज्यादा उपयोगी होता है क्योंकि इसे मोड़कर कहीं भी ले जाया जा सकता है। आज हम एक ऐसे सफल किसान से मिलने वाले हैं जिन्होंने अपनी मेहनत और नई तकनीक की मदद से कामयाबी हासिल की है। जब इन्हें पता चला कि खेती के कई तरीके ऐसे हैं जो उपज बढ़ाने में मददगार हैं, तो ये बिना देर किए उन तरीकों को अपना लिया और अपनी उपज में बढ़ोतरी की। आइए मिलते हैं एक ऐसे तरक्की पसंद किसान से जिनकी सफलता का राज है कृषि की तरक्की के लिए हो रहे नए नए बदलावों के साथ अपने आप को जोड़ लेना और नई तकनीकों से अपने पैदावार को बढ़ाते जाना। तो आइए इन्हीं से मिलकर जानते हैं कि अपनी फसल के लिए ये अभी क्या कर रहे हैं।
मैं मैट्रिक तक पढ़ के अभी खेती बाड़ी में जुड़े हुए हूँ और मेरा परिवार भी खेती बाड़ी में लगे हुए हैं और इस खेती बाड़ी में मेरा परिवार बहुत खुश है। और अब एक नजर राज्य के 3 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 3 प्रमुख नगरों के 10 तापमान इस प्रकार हैं। रांची का न्यूनतम तापमान 6.4 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 19.3 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का न्यूनतम तापमान 9.3 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 22.4 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 21 डिग्री सेल्सियस। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडरा रांची में दर्ज किए गए विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव इस प्रकार हैं। चावल मोटा 1900 रुपए से 2100 रुपए, चावल मध्यम 2150 रुपए से 2250 रुपए, चावल उत्तम 2250 रुपए से 2400 रुपए, गेहूं 1500 रुपए से 1600 रुपए, चना 4900 रुपए से 5100 रुपए, दाल अरहर 6600 रुपए से 6800 रुपए, दाल मसूर 4200 रुपए से 4700 रुपए, दाल चना 5700 रुपए से 5900 रुपए, सरसों तेल 10200 रुपए से 10300 रुपए, चीनी 3500 रुपए से 3600 रुपए, आलू 750 रुपए से 800 रुपए और प्याज 1400 रुपए से 1500 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ, नमस्कार किसान भाइयों, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, कहा जाता है संघ या संगठन में बहुत शक्ति होती है। जीवन का कोई भी क्षेत्र हो, अगर व्यक्ति संगठित है तो निश्चित रूप से आगे बढ़ने के रास्ते खुद ब खुद खुल जाते हैं। कृषि का क्षेत्र भी इससे अछूता नहीं है। किसान भाइयों, अगर हम गुजरात, केरल या महाराष्ट्र की बात करें तो हम देखते हैं कि कृषि क्षेत्र में कई तरह के संघ बने हैं, समितियां बनी हैं, सहकारी समितियां बनी हैं। झारखंड भी इसमें कहीं पीछे नहीं है। झारखंड में कोऑपरेटिव सोसाइटियां चल रही हैं। किस तरह से ये कोऑपरेटिव सोसाइटी काम करती है, इससे आप किस तरह से जुड़ सकते हैं, इसका क्या क्या लाभ है, इन तमाम बातों को जानना बहुत ज़रूरी है। इसी विषय पर आज हमने फ़ोन इन लाइव का विषय रखा है। किसान भाइयों, आज अगर आप इस विषय
पर कुछ भी जानना चाहते हैं तो हमारे साथ विशेषज्ञ बतौर संयुक्त निबंधक कोऑपरेटिव सोसाइटी श्री जीवेंद्र कंवर जी हैं। सर, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। किसान भाइयों, अगर आप कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में, इसके कार्यों के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे विशेषज्ञ से सीधे सीधे फ़ोन पर बात कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 065122822607। आप इस फ़ोन नंबर पर सीधे सीधे हमसे बात कर सकते हैं, हमारे विशेषज्ञ से प्रश्न पूछ सकते हैं। इससे पहले कि कुंवर साहब हमारे साथ कोई जुड़े किसान, हम किसान भाइयों की तरफ से ये जानना चाहेंगे कि आखिर हम बात करते हैं सहकारी समितियों की। सहकारी समितियां हैं क्या? देखिए, सहकारी समितियां प्रगति के लिए, प्रगति के पथ का एक ऐसा कुंजी है जो समाज के अंतिम व्यक्ति तक सारी सुविधाएं और आवश्यकता समस्या के अनुरूप पहुंचाया जा सकता है। इसका क्षेत्र इतना व्यापक है, इतना विस्तृत है कि व्यक्ति के हर एक समस्याओं का निराकरण इसके द्वारा किया जा सकता है। कुल मिलाकर इसका आधार फलक बहुत विस्तृत है। जीवन का कोई भी क्षेत्र हो, हम इसमें कोऑपरेटिव के माध्यम से आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन चूंकि हम कृषि की बात कर रहे हैं तो कृषि क्षेत्र में कोऑपरेटिव को आप किस तरह से देखते हैं? कृषि क्षेत्र में आप झारखंड के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो यहाँ पैक्स है, प्राथमिक कृषि साख सहयोग समिति उसका नाम होता है, वह 874 समितियाँ हैं। लेम्स है जो लार्ज एरिया मल्टीपर्पस कोऑपरेटिव सोसाइटी है, उसकी संख्या यहाँ 474 है और 78 व्यापार मंडल है। उसके अतिरिक्त देवघर में एक ग्रेन गोला है, ग्रेन गोला बैंक है, यह अनाज संग्रहित करने का किसानों का एक बैंक है। और इसके अतिरिक्त कृषक सेवा समिति रातू प्रखंड में रांची जिले में अवस्थित है। कुल मिलाकर के 1334 समितियां ऐसी हैं झारखंड में जो सीधे किसानों से जुड़ी हुई सारी समस्याओं, सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, कर रही है और आगे करने की भी ज़्यादा से ज़्यादा योजना इसमें है। आप कहेंगे किस तरह सेवा करती है? बिल्कुल, हमारा यही प्रश्न है कि जैसे आपने कहा कि पैक्स लैंप्स जो होती हैं ये किस तरह से किसानों से जुड़ते हैं, या किसान अगर पैक्स लैंप से जुड़ना चाहे तो किस तरह से जुड़ सकते हैं? सही बात है। पैक्स, जहाँ तक पैक्स की बात है, पैक्स का नंबर जो है वह नॉन ट्राइबल क्षेत्रों में है। लैंप्स जो है वह ट्राइबल क्षेत्रों में है। अच्छा। लैंप्स का क्षेत्र पैक्स से ज्यादा विस्तृत होता है, इसलिए विस्तृत होता है। तब इसको दो भागों में कर दिया गया, एक अनुसूचित जनजाति वाले क्षेत्र के लिए है और एक अनुसूचित जनजाति नहीं रहने वाले क्षेत्रों में से है। अच्छा अच्छा। इसमें जो मल्टीपर्पस लैंप्स एरिया है उसका क्षेत्रफल ज़्यादा होता है, एरिया ऑफ ऑपरेशन ज़्यादा होता है। इसलिए ज़्यादा होता है कि उन क्षेत्रों में जंगल पहाड़ की संख्या ज़्यादा है और जनसंख्या कम है। अब पैक्स की जो क्षेत्र है, पैक्स के जो नॉन ट्राइबल क्षेत्र हैं, उसमें आपको एरिया ऑफ ऑपरेशन पैक्स का छोटा होता है। लैंप्स के एरिया ऑफ ऑपरेशन में अगर 7 पंचायत होते हैं तो पैक्स के एरिया ऑफ ऑपरेशन में 2 या 3 पंचायत होते हैं। तो ये आपने कहा एरिया ऑफ ऑपरेशन, तो जैसे काम क्या क्या करता है ये जो लैंप्स या पैक्स होता है, ये किसानों को किस तरह से लाभान्वित करता है? लैंप्स या पैक्स का प्राथमिक काम है किसान की जितनी भी समस्याएं स्थानीय हैं उनको उनके आवश्यकता के अनुरूप उसको दूर करने की कोशिश करना। पैक्स एरिया में जो भी सदस्य जुड़े हुए हैं वो 100 से 500 की संख्या, 500 700, और लैंप्स में जो जुड़े हुए सदस्य हैं वह कम से कम 500 से 1500 2000 तक की संख्या होती है। अब आप प्रश्न करेंगे कि इनको क्या सुविधाएं हम कृषि क्षेत्रों में देते हैं। इससे पहले हम ये प्रश्न करें, हम ये भी जानना चाहेंगे कि जैसे पैक्स लैंप्स में जो किसान होते हैं वो जुड़ते कैसे हैं? सुविधाओं की बात तो हम अवश्य करेंगे क्योंकि ये किसानों से जुड़े, लेकिन ये जुड़ते कैसे हैं? अब जैसे अभी देखिए धान अधिप्राप्ति की, धान की अधिप्राप्ति किसानों को सीधे
उचित मूल्य सरकार के द्वारा समर्थित मूल्य जो 1250 रुपये इस वर्ष है, गत वर्ष 1080 रुपये था, वह सीधे मिल रहा है, जो हर वर्ष सरकार के द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है। हाँ, इससे पहले अगर ये धान की अधिप्राप्ति नहीं होती थी तो किसानों का शोषण बिचौलियों के द्वारा होता था, उसे उचित मूल्य धान का नहीं मिल पाता। पर्याप्त उत्पादन होने के बावजूद भी उन्हें बिचौलियों के हाथों शोषित होना पड़ता। हम यहाँ आपको रोकना चाहेंगे, किसान भाई हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो हेलो सर, हमको हम रंजीत साथी बोले हैं शांति नगर चटकपुर से। हम कैसे उपलब्ध होगा सर? जी आपका कृषि दर्शन कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। क्या प्रश्न है आपका? आपकी आवाज सही नहीं पहुंच रही है। सर, मेरा बीज जो अभी हमको उपलब्ध कैसे होगी सर? बीज कैसे उपलब्ध होगी? आप कहाँ से बोल रहे हैं? जी सर, शांति नगर चटकपुर से बोल रहे हैं सर। जगह का नाम एक बार फिर से बता देते। शांति नगर चटकपुर। गांधीनगर से वो बैकुंठ बोल रहे हैं कोई किसान भाई हमारे साथ। वो जानना चाहते हैं कि बीज कैसे उनको मिल पाएगा, किस तरह का बीज? जो बीज आमतौर पर हो सकता है धान का हो। ये प्रश्न वो चूंकि उनकी आवाज भी साफ नहीं आ रही थी, इसलिए शायद विभिन्न तरह के बीज के लिए विभिन्न संस्थाएं हैं। जैसे आपको धान और गेहूं, तिलहन, दलहन, ये सब बीज के लिए हमारे कृषि निदेशालय में उपसंपर्क करें, वहाँ से आपको उनको मिल जाएगा। कहाँ मिलेगा? लेकिन अगर अपने स्थानीय क्षेत्र में ये धान, तिलहन, दलहन, ये सब क्षेत्र जितने बीज हैं, बीज की आवश्यकताओं की पूर्ति पैक्स या लैम्प से संपर्क करें, उनको मिल जाएगा। बिल्कुल, उम्मीद है आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। किसान भाइयों, हम आपसे एक अनुरोध करेंगे कि जब भी आप प्रश्न पूछते हैं तो आप अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर लें, ताकि आपकी आवाज़ हम तक साफ साफ पहुँचे और हम आपके प्रश्नों का उत्तर सही ढंग से दे सकें। कुमार साहब, एक बात और आता है कि जब भी हम बात करते हैं, जो आपने बताया कि पैक्स लैम्प्स की जो जोड़ने वाले हैं, तो कौन कौन सी कृषि की सुविधाएं उनको उपलब्ध कराई जाती है? पैक्स लैम्प्स के माध्यम से हम 4 चीज़ों की सुविधाएं किसानों को, जो स्थानीय तौर पर बिचौलियों से शोषण होता है, उसको दूर करने के लिए हम दे सकते हैं और दे रहे हैं। पहले आवश्यकता किसानों की है इनपुट व्यवसाय। इनपुट व्यवसाय में है आप खाद, बीज, कीटनाशक दवा, कृषि यंत्र, हल, फार, डस्टर, स्प्रेयर, ट्रैक्टर, जो भी है, जितने भी उपकरण हैं, कृषि यंत्र, ये सुविधाएं हम पैक्स और लैम्प्स के माध्यम से किसान भाइयों को उपलब्ध मुहैया करते हैं। ये तो हो गया। आप जब खेती किसान भाई करते हैं तो उनको जो सुविधा देनी चाहिए उपज उपजाने के लिए, जब उपज उपज जाता है तब किसान भाइयों को बहुत कठिनाई होती है उसको बेचने में। हमारे यहाँ बिचौलिए इतने सक्रिय होते हैं, चूँकि हमारे किसान भाई उतने सजग नहीं होते हैं, सरकारी समर्थन मूल्य का ज्ञान नहीं होता है, उतना प्रचार प्रसार नहीं हो पाता है। इसीलिए बिचौलियों के शोषण से मुक्त करने के लिए दूसरा कार्य हम लोग करते हैं, धान अधिप्राप्ति अथवा दलहन, तिलहन अधिप्राप्ति भी इस बार हमारे राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। आप गत वर्ष का अनुभव देखिए, 1080 रुपये प्रति क्विंटल की दर से हमारे किसान भाइयों को मूल्य प्राप्त हुआ, जो सरकार द्वारा समर्थित मूल्य था। और उससे पूर्व जब ये प्रारंभ नहीं किया गया था तो किसान को 700 से 800 रुपये मात्र प्रति क्विंटल मूल्य मिलता था। एक तो पहला ये तो हो गया कि उनको जो उपकरण है कृषि कार्य करने के लिए वो उपलब्ध हो गया। दूसरा आपने बताया कि समर्थन मूल्य जो है वो उनको ज़्यादा मिल रहा। ठीक, हम इस पर और आगे बात करेंगे। किसान भाई हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो हेलो जी, नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। कहाँ से बोल रहे हैं और क्या प्रश्न है आपका? हेलो हेलो जी, आप अपना प्रश्न एक बार फिर से दोहराएं।
सर, राजकुमार महतो। जी राजकुमार जी, स्वागत है आपका। क्या प्रश्न है आपका? राजकुमार जी, अपना प्रश्न पूछें। लगता है राजकुमार जी के साथ हमारा संपर्क टूट गया। यही पहला आपने बताया कि उपकरणों के बारे, कृषि से पहले, कृषि के बाद जो उपज का मूल्य होता है, और उपज का मूल्य होता है, इससे भी हम किसान को शोषण से बचाते हैं। इस बार भी गत वर्ष हम लोग 5 लाख टन क्रय करने का लक्ष्य रखा था, जिसमें करीब 4,25,000 टन हम लोगों ने किसानों से क्रय किया। इसका दोबारा लाभ हमारी राज्य को मिला। दोबारा राज्य आप लाभ कैसे कहेंगे? देखिए, जैसे हम बीपीएल ग्रुप को चावल मुहैया कराते हैं, उसके लिए हमको दूसरी राज्य से आयातित करना पड़ता था चावल। अब हमारा अगर चावल यहीं धान क्रय कर लिए तो एफसीआई के मिल के द्वारा चावल उत्पादित करके एफसीआई को दे दिया जाता है। एफसीआई फिर हमारे राज्य को ही देते, उससे हमारा ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन खर्च जो है वह कम हो गया। राज्य को भी लाभ हुआ और किसान को भी लाभ हुआ। हाँ, जो किसान कम मूल्य में बेचते थे उनको सीधा एक खरीदार मिल गया। इसलिए किसान को भी सुविधा मिली और हमारे राज्य में भी परिवहन व्यय जो हमको देना पड़ता है राज्य सरकार को, वो नहीं देना पड़ रहा है। तो जैसे आपने बताया कि आप जो कोई भी उपज है उसका क्रय कर लेते हैं, तो किस तरह आप किसान से जुड़ते हैं, किस तरह जाते हैं उनके पास, और कैसे बताते हैं कि जो उपज होता है या न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात है, सूचना उन तक कैसे पहुँचाते हैं? हमारे यहाँ आपको बताया हमने कि 874 पैक्स है, 474 लम्स है। ये राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में, जिले के विभिन्न गांवों तक फैले हुए हैं। एक पैक्स में कम से कम 10-12 गांव होते हैं और पैक्स से जुड़े होते हैं हमारे किसान भाई, उसके सदस्य होते हैं। बिल्कुल। और किसानों का पहुंच वहां तक हो जाता है। हम इस पर और बात करेंगे। और एक किसान भाई हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो हेलो हेलो, लगता है उनके साथ हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। आप फिर इससे पहले भी आप बता रहे थे कि किसान भाइयों को उपकरण दिया जाता है या ये होता है, तो वो उपकरण वो कैसे प्राप्त करें किसान भाई? तो हमारे पैक्स का मुख्यालय होता है, उसमें हर जगह गोडाउन होता है। एक गोडाउन होता है 40 मेट्रिक टन का, एक गोडाउन होता है 60 मेट्रिक टन का, और उसके बाहर एक कार्यालय रूम होता है जो कंज्यूमर व्यवसाय के लिए होता है। उसके फिर बाहर एक रूम होता है जो बैंकिंग, जमा वृद्धि व्यवसाय के लिए होता है। ये सारी सुविधाएं पैक्स और लम्स में उपलब्ध होती है। पहला हमने कहा कि किसान भाइयों को शोषण से मुक्ति करने के लिए हम लोगों ने इनपुट व्यवसाय। बिल्कुल, हम फिर बात करेंगे। एक किसान भाई और जुड़ गए हमारे साथ। हेलो। हाँ सर, हम पूर्वी सिंहभूम घाटशिला से बोल रहे हैं, मुसावनी प्रखंड के अंतर्गत सचिदानंद भगत बोल रहे हैं। जी भगत जी, स्वागत है आपका। क्या प्रश्न है आपका? हम 2011 को झारखंड गवर्नमेंट को सीड प्रोडक्शन करके दिए थे नवीन वैरायटी के, और अभी हम 2012 में भी स्वर्ण और ललाट प्रोडक्शन किए हैं। और कृषि एवं गन्ना विभाग से मेरा 1000 मेट्रिक टन का गोदाम भी ऑलरेडी बन गया है। अभी हम एनसीडीसी से सीड प्रोसेसिंग प्लांट के लिए लोन लेना चाहते हैं, तो सर से तो पहले से उसकी परिचित है, तो किस आधार से हमको एनसीडीसी से लोन मिलेगा? मेरा कोऑपरेटिव का इंदिरा महिला स्वावलंबी सोसाइटी है, 2005 को रजिस्ट्रेशन किया है, ऑडिट 2012 तक ऑलरेडी है। जी जी। और कोऑपरेटिव विभाग से भी हमको वित्तीय सहायता 50,000 रुपया प्राप्त हुआ है। तो सर, सारी बातें तो आपने सुन ली हैं। आपको किसान भाई बहुत बहुत स्वागत, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। आपको जो भी कृषि से संबंधित ऋण लेने की आवश्यकता होगी बृहत स्तर पर, तो आप राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम नई दिल्ली, जिसके कार्यालय हरमू में खुले हुए हैं, रांची में, आप उनसे संपर्क करें। यहाँ राज्य स्तरीय प्रबंधक रहते हैं जो कैसे ये सुविधा आपको मुहैया की जाए। राज्य सरकार की ओर से आपको जितनी भी सुविधाएं
मिलनी चाहिए। मैं राज्य स्तर कार्यालय में हूँ, आप आवेदन दें, मैं उस आवेदन पर तुरंत कार्रवाई करूंगा। बिल्कुल, उम्मीद है भगत जी आपको आपके प्रश्न का पूरी तरह से उत्तर मिल गया होगा। फिर हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो जिनको ज़रूरत होती है इन सब चीज़ों की, उनके लिए आखिर अहर्ता क्या होता है, क्वालिफिकेशन जिसको हम कहते हैं, क्या चीज़ होना चाहिए जो वो उससे लाभ ले? देखिए, हम बता रहे थे ना, हमारे पैक्स क्षेत्र में 500 से 1000 लगभग सदस्य होते हैं। लेकिन धान अधिप्राप्ति की अभी चर्चा कर रहे थे, जब से ये शुरू हुआ दिनानुदिन सदस्यता बढ़ती जा रही है। तो सदस्य ग्रहण करने के आप वो पूछ रहे हैं कि अहर्ताएं क्या होती हैं। अगर जिस पैक्स या लैम्स या व्यापार मंडल जो भी समितियां हैं, उस एरिया ऑफ ऑपरेशन में रहने वाले ऐसे लोग जिनकी आयु 18 वर्ष से ऊपर हो गई हो, जो दिवालिया नहीं हो, जो पागल नहीं हो, और जिस पर किसी तरह का ऐसा कोई क्रिमिनल केस नहीं हो जिसके कारण उसको जेल जाना पड़े। ये 3 ऐसे अवगुण हैं जिसको आप छांट दिया जाए, और एरिया ऑफ ऑपरेशन में रहने वाले लोग जो भी हैं, चाहे वह किसी जात का हो, किसी धर्म का हो, किसी वर्ग का हो, किसी लिंग का हो, उसको सदस्यता ग्रहण करने की पूरी छूट है। नहीं, कई बार ऐसा होता है कुमार साहब कि कई किसान होते हैं, उनके पास ज़मीन नहीं होती है या दूसरे के खेत में बहुत कम ये पर काम करते हैं, जिनकी अपनी ज़मीन होती है या कम उत्पादन होता है, वो कई बार हिचकिचाते हैं कि हम कैसे इससे जुड़ें। वैसे जो छोटे और मंझोले किसान होते हैं उनके बारे में जानना चाह रहा हूं। इसके लिए हमने कहा ना, ये 3 मुख्य अवगुण है, ये नहीं रहना चाहिए। इसके अतिरिक्त और अगर आप एरिया ऑफ ऑपरेशन में रहने वाले किसान हैं तो आप एक आवेदन पत्र अध्यक्ष के नाम से लिखेंगे कि मैं सदस्यता ग्रहण करना चाहता हूं। उसके लिए 100 रुपया हिस्सा पूंजी है और 11 रुपये 10 रुपये उसके सदस्यता शुल्क है, ये जमा करना पड़ता है। और अगर अध्यक्ष पैक्स के अध्यक्ष होते हैं, अपने कार्यकारिणी समिति अथवा आम सभा से पास करके उनको सदस्यता ग्रहण कराने का उनको अधिकार है समिति को। अगर समिति नहीं करती है तो सदस्य सहायक निबंधक सहयोग समितियां अथवा जिला सहकारिता पदाधिकारी के कार्यालय में जाकर के ये आवेदन देंगे। वहाँ नियम है कि 90 दिनों के अंदर अगर आप सदस्यता ग्रहण करने में कोई दिक्कत समिति करती है तो सहायक निबंधक उसे सदस्य घोषित कर देता है। वो उसका सदस्य खुद ब खुद हो जाए, खुद ब खुद होता है। हम शुरू में ही बात कर रहे थे कि जो कोऑपरेटिव्स हैं, इसका आधार फलक बहुत विस्तृत है। ये तो जो खेतों से उपजने वाली फसलें हैं, इसके अलावा जो गौ पालन करते हैं, बहुत सारे ऐसे किसान हैं, या मुर्गी बतख पालन करते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी उस क्षेत्र में क्या काम करती है? मुर्गी पालन के लिए बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। मुर्गी पालन के यहाँ महिला कोऑपरेटिव फेडरेशन है, महिला कोऑपरेटिव फेडरेशन है, मुर्गी उत्पादक महिला कोऑपरेटिव फेडरेशन, जिससे 9 प्राथमिक सहयोग समितियां, मुर्गी उत्पादक सहयोग समितियां राज्य स्तर पर जुड़ी हुई है। और मैं आपको बता दूं, उसमें उस सहकारी संघ से, पोल्ट्री सहकारी संघ महिला कोऑपरेटिव से हमारे कम से कम 4000 ऐसी महिलाओं को रोजगार मिला है जिन्हें 2 वक्त के दोनों वक्त का भोजन नहीं मिल पाता। अब एक स्वावलंबन भी हो गया है, रोजगार भी उनके लिए हो गया है। वो 4,500 महिलाएं अपने पैर पर खड़ा होकर के कम से कम 1000, 2000, 3000, 4000 रुपये तक प्रतिमाह कमाती है। जो हमारी सहकारी समितियों का मुख्य उद्देश्य है स्वावलंबन की ओर, वही कार्य हमारी मुर्गी उत्पादक महिला सहयोग संघ कर रही है। बिल्कुल। तो किसान भाइयों, उम्मीद है कि जो सहकारी समितियां हैं, जैसा कि हमने शुरू में भी कहा था कि संघ या संगठन में बहुत शक्ति है, आपको इसका लाभ मिलता है, आप इससे लाभान्वित होते हैं। आप पैक्स या लैम्प से जुड़ें
एक कोऑपरेटिव सोसाइटी के निर्माण के तहत बहुत सारी ज़रूरतें होती, बहुत कम ज़रूरतें हैं और आप इससे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आप इस लाभ को अवश्य प्राप्त करें। आप सुखी हो, संपन्न हो, आपका जीवन सुखद हो। किसान भाइयों, हम चाहेंगे कि कुंवर साहब के विचार आप अपने जीवन में लाएं। सर, आप हमारे स्टूडियो में आए, आप इतनी सारी जानकारियाँ दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। और किसान भाइयों, हम चाहते हैं आपसे विदा। नमस्कार। नमस्कार।